नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वेब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी ईपीएफओ ने अपनी एग्जाम डेट जारी कर दी है और 30 नवंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। समय बहुत कम बचा है, लगभग 2 महीने का समय बचा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए 2 महीने लगातार यूट्यूब पर क्लास आने वाली है। आपको शाम को आपको क्लास मिलेगी। तो यूट्यूब चैनल पर जो साथी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी में हमने जो आपको बता रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर कर लिया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन की आपको क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो वहां से आप लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन की प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए और साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल रिलेशन को आप भी पढ़ लीजिए, पूरा कवर कर लीजिए। लेबर लॉ आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। एमसीक्यूज की क्लासेस भी आपको दे दी गई है। इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमने एक लेक्चर ले लिया है, दूसरा लेक्चर आज है। और इस लेक्चर के अंतर्गत हम समझने वाले हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी जो लेखांकन की कुछ मूल बातों को, यानी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। और साथ ही साथ में हम कुछ और भी अन्य परिचय के बारे में, लेखांकन सिद्धांत क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक न्यूज देना चाहेंगे। यदि आप यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो माध्यम है वो हिंदी माध्यम है, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं यूपीएससी ईपीएफओ का ईओ और एओ और एपीएफसी का बहुत ही बेहतरीन कोर्स, जो कि मात्र आपको 449 रुपए में मिलने वाला है। इस कोर्स के अंतर्गत हम कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे और इस कोर्स में आपका बहुत सिलेबस कवर भी हो चुका है। स्पेशल सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग कवर हो चुका है। बचे हुए कुछ और भी सब्जेक्ट है, उनका सिलेबस बाकी होना बाकी है, वो भी आपका 30 अक्टूबर तक कवर हो जाएगा। इसके बाद में स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स दे दिए गए हैं, एमसीक्यूज दे दिए गए हैं। बेस्ट 500 एमसीक्यूज भी इसी के अंदर करा दिए गए हैं। तो आप लोग इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा, मात्र 449 में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और यदि आप नए होंगे, पहली बार इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्जाम वेब ऐप से आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर भी आपको ऐप मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं और पहली बात कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, तो न्यू 10 कूपन कोड यूज करिए। यहाँ पर आपको जैसे ही ये कूपन कोड यूज करेंगे, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको मात्र 404 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। तो 404 रुपए बहुत ही एक अफोर्डेबल प्राइस है, इसको जल्दी से परचेज कर लीजिए। और बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर फॉर्म में सिलेबस कवर कराया जा रहा है। टॉपिक वाइज क्विजेस भी किए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, हाई क्वालिटी पीडीएफ दी जा रही है। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर 1 है अकाउंटिंग की मूल बातें, यानी लेखांकन की मूल बातें। हमने आपको लेखांकन के बारे में बताया था कि लेखांकन की आखिर हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, लेखांकन की जो आवश्यकता है वो आखिर हमें क्यों पड़ती है, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी और बताया भी था आपको पहले क्लास में। जो कल की हमारी डेमो क्लास थी, उसमें भी मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई थी इसके। और अगर किसी ने अगर वो क्लास नहीं देखी है, तो मैं लास्ट में एंड स्क्रीन पर वो क्लास लगा दूंगा, तो वहां से आ जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। फिलहाल में इस क्लास पर आप लोग पूरा कंसंट्रेट करिएगा। यहाँ पर हम समझेंगे अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग यानी लेखांकन। हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं लेखांकन की। लेखांकन कितने शब्दों से मिलकर बना है? लेखांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है लेख और दूसरा है अंकन। एक लेख है और दूसरा कौन सा है? अंकन है। लेख का मतलब क्या होता है? लिखना। लेख का मतलब क्या होता है भाई? लिखना होता है। और वहीं अंकन का मतलब क्या होता है? अंकों को लिखना। तो इसका मतलब क्या है? अंकों को लिखना। अंकों को लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? जहां पर पैसों से जुड़ी या धन से जुड़ी, पैसों से जुड़ी बातें हो, अंकों से जुड़ी बातें हो, तो वो क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग कहलाया जाएगा। देखिए, आधुनिक समय में पहले क्या होता था, पहले लोग हाथ से ही लिख लेते थे, मतलब एक खुद ही अपना कर लेते थे सब लोग। अब क्या होने लगा आधुनिक समय में, इस समय में अगर बात की जाए, तो व्यापार का जो साइज है, यानी मतलब व्यापारी वर्ग है और व्यापारी लोग जो है, वो एक सीमित समय पर या सीमित स्थान तक नहीं रखते, बल्कि हर जगह पर अपना व्यापार फैलाते हैं, हर जगह पर अपने व्यापार को पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा, इस समय बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में मिल जाते हैं। अब उन्हीं सब चीजों का लेखा जोखा रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। और उसको करता कौन है? उसको अकाउंटेंट करता है, जिसको हम हिंदी में लेखपाल भी बोल सकते हैं या फिर चार्टर अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं।
अब इन्हीं सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। तो अकाउंटिंग अगर अर्थ पूछा जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर पैसों से जुड़ी लेन देन होने की बातें हो, या पैसों से जुड़े लेन देन को पहचाना जाए, या लिखा जाए, या जोड़ना जाए, या सारांश बनाया जाए, मतलब कुछ भी तैयार किया जाए, उसका विश्लेषण भी किया जाए, अगर उसकी बैलेंस शीट भी तैयार की जा रही है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग हो जाएगा। मतलब वहां पर अकाउंटिंग की जा रही है। पहले क्या होता था, पहले एक नॉर्मल कोई शॉप होती थी, तो शॉप क्या करती थी, आपस में खुद ही मतलब जो उसका जो मालिक होता था वो खुद ही अपना काम कर लेता था, मतलब सारे लेन देन को देख लेता था नॉर्मल एक तरीके से। एक ऑफलाइन या फिर कैसे भी, मतलब जो पैसों से जुड़ी जुड़ी बातें, अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, दोनों माध्यम से हो सकता था। लेकिन पहले क्या होता था, बहुत ही छोटे रूप में होता था, तो लोग माइंड में मतलब अपने याद भी रख लेते थे, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। अब क्या है, अब जैसे जैसे व्यापार ने बड़ा रूप धारण कर लिया है, आधुनिक समय में देखा होगा आपने, एक जो शॉपकीपर या शॉप भी हो रही है, छोटी किराना स्टोर भी हो रहा है, वो भी अब एक मार्ट में परिवर्तित हो रहा है। और अगर मार्ट में परिवर्तित हो रहा है तो वहां पर बहुत सी चीजें उपलब्ध होती हैं। उन्हीं सभी चीजों का लेखा जोखा करने के लिए कितना ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितना सामान आया है, कितना एक्सपेंड हुआ है, कितनी इनकम हुई है, कितना लेबर कॉस्ट क्या आया है, और या फिर जो यहाँ पर लैंड कॉस्ट है वो क्या आया, इन सभी चीजों को लिखने के लिए एक ना एक अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों को जिसमें लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं, मतलब जिसके माध्यम से लिखा जाता है। देखिए अकाउंट का मतलब क्या होता है, लेख शास्त्र होता है, और इसके जो अकाउंटिंग की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेखांकन बोलते हैं। मतलब इसका जो व्यवहारिक रूप होता है, लेख शास्त्र का जो व्यवहारिक रूप होता है उसे हम लेखांकन बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग में सबसे पहले इसका अगर हम मेन मकसद पता चले तो हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, मतलब पहचान करना। किसकी पहचान करना, पैसों से जुड़ी लेन देन चीजों की, यानी ट्रांजेक्शन्स की, या फिर हम कह सकते हैं आय और व्यय की, इनकम और एक्सपेंडिचर की पहचान करना। अकाउंटिंग में इसके दो मुख्य हिस्से हो सकते हैं। पहला हिस्सा कौन सा होगा, बुक कीपिंग, जिसे हम पुस्त पालन भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा हिस्सा होता है एनालिसिस, यानी विश्लेषण भी कहते हैं इसे। तो देखिए इसमें अगर आप अकाउंटिंग को हिंदी में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि इतने ज्यादा शब्द हैं इसमें, हिंदी के बहुत ही अजीब शब्द यहाँ पर हैं। तो आप लोग हिंदी में मत याद रखिएगा, इंग्लिश में कोशिश करिए याद करने की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बुक कीपिंग, मतलब पुस्त पालन। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, पुस्त पालन, लेन देन को लिखना और व्यवस्थित करना, इसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं, पुस्त पालन बोलते हैं। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जहां पर लेन देन का विश्लेषण किया जाए, जहां पर चेक किया जाए, एनालिसिस किया जाए कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या चीजें जा रही हैं, कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, कितनी कॉस्ट जा रही है, क्या क्या चीजें तैयार हो रही हैं और कितने रुपए में बनकर तैयार हो गई, पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जा रही है, पर यूनिट प्रॉफिट क्या हो रहा है, पर यूनिट अगर कुछ लॉस हो रहा है तो लॉस क्या हो रहा है, कंपनी को कितना फायदा हो रहा है, वर्कर्स को कितना फायदा हो रहा है, वर्कर्स को सैलरी कितनी जा रही है। तो ये सारी चीजें किसमें की जाती है, एनालिसिस में की जाती हैं। मतलब अकाउंटिंग अगर प्रॉपर तरीके से तैयार की जाए तो दो हिस्से माने जा सकते हैं। एक तो अकाउंटिंग को जो लिखा जाता है, लेखा जोखा बनाया जाता है, उसे हम पुस्तपालन बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। और दूसरा हिस्सा जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो उसे हम एनालिसिस बोलते हैं। और जब लास्ट में हम इसमें जब कम्युनिकेशन के माध्यम से एक चीज तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। मतलब जब कम्युनिकेशन में हमें दिखाना होता है कि हम आखिर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कम्युनिकेशन करके हमें क्यों बताना है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्यों बताना है। सपोज करिए अगर कंपनी को और ज्यादा इन्वेस्टर्स की जरूरत है, निवेशकों की जरूरत है कि उसमें कोई आए, कोई निवेश करे, तो कंपनी को ये बताना होगा कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तभी तो आकर वहां पर कोई ना कोई इन्वेस्ट करेगा। सपोज करिए आप एक इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास बहुत ज्यादा रुपए है, आप कहीं ना कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप कैसे खरीदेंगे, आप देखेंगे ना कि किस कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसी के पास तो आप अपना इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास फालतू का रुपए तो होगा नहीं जो आप कहीं पर भी जाकर लगा देंगे। तो जहां पर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में जहां पर प्रॉफिट में कंपनी होगी उसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और वो प्रॉफिट पता कैसे चलता है, वो प्रॉफिट पता चलता है बैलेंस शीट से। जब बैलेंस शीट बनाकर तैयार की जाती है, मतलब जो अकाउंटिंग के जितने भी स्टेप्स होती हैं उन स्टेप्स के माध्यम से जो बैलेंस शीट लास्ट में बैलेंस शीट बनकर तैयार होती है, और उसका जब कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण किया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, अगर लॉस हुआ तो लॉस कितना हुआ, कंपनी को मतलब ओवरऑल मार्जिन कितना हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है।
वहां पर वर्कर को क्या सैलरी मिल रही है, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कितने यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें किसमें, बैलेंस शीट से पता चल जाती है। बैलेंस शीट में जो अंतिम खाते होते हैं, अंतिम खातों का मतलब क्या होता है, जहां पर आर्थिक चिट्ठा देखा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जहां पर लाभ और हानि खाता निकाला जाता है, तो ये अंतिम खातों के अंतर्गत आता है। और भी खाते आते हैं इसके अंतर्गत, फिलहाल में हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं आखिर हमें अकाउंटिंग यानी लेखांकन से पता क्या क्या चलता है। तो अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, कंपनी के पास कितने रिसोर्सेस उपलब्ध है। अकाउंटिंग कौन करेगा, अकाउंटिंग करवाएगा कौन, कोई भी कंपनी होगी वही तो कराएगा ना, कंपनी, फैक्ट्री या फिर कोई भी बड़ा व्यापार। तो जो फैक्ट्री होती है या व्यापार होगा या व्यापारी वर्ग होगा तो वही चीज तो अपनी अकाउंटिंग कराएंगे ना। तो उससे ये पता चलता है कि आखिर उसके पास रिसोर्सेस कितने हैं। अकाउंटिंग से हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास ओवरऑल रिसोर्सेस या संसाधन कितने उपलब्ध हैं और इनका उपयोग कैसे किया गया है, इन रिसोर्सेस का किस प्रकार से उपयोग किया गया है, ये हमें किससे पता चल रहा है, अकाउंटिंग से पता चल रहा है। इनके इस्तेमाल में क्या परिणाम मिला है, हमें रिजल्ट क्या मिला है, ये भी हमें किससे पता चल रहा है, ये भी अकाउंटिंग से पता चल रहा है। अकाउंटिंग की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, चलिए हम बात करते हैं। जो आपको मैंने कल के लेक्चर में आपको एक प्रोसेस बताया था, एक प्रक्रिया बताई थी अकाउंटिंग की, वही प्रक्रिया ही क्या है, इसकी विशेषताएं भी कहलाती हैं। जैसे कि पैसों से जुड़े लेन देन की पहचान करना यानी आइडेंटिफाई करना। पहली प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद में उनका मेजर किया जाता है, उनको मापा जाता है यानी मेजर किया जाता है। मेजर किसका किया जाएगा, हमेशा याद रखना, मेजर जो किया जाएगा, मापन किया जाएगा, वो हमेशा धन का किया जाएगा। मतलब अकाउंटिंग में पर्टिकुलर ये चीज नहीं देखी जाएगी कि कितनी मशीनें आ रही हैं, बल्कि ये देखा जाएगा कि मशीनों के प्राइस क्या है, मशीनों की कॉस्ट क्या है, मशीनों पर कितना खर्च किया जा रहा है, रुपए कितना खर्च हो रहा है, वो देखा जाएगा। वहां पर मशीनों का विवरण नहीं लिखा जाएगा, वहां पर रुपयों या धन का विवरण लिखा जाएगा जो कि खर्च किया जाता है। मतलब जब अकाउंटिंग होती है वहां पर किसी भी पर्टिकुलर सामान या वस्तु का विवरण नहीं होता, बल्कि उस वस्तु में लगा हुआ मूल्य जो होता है उसका विवरण लिखा जाता है अकाउंटिंग में। और जब लिखा जाता है तो मतलब यहाँ पर मेजर किया गया, सबसे पहले तो पहचाना जाएगा। मतलब एक अगर मशीन आ रही है 50,000 रुपए की तो उसकी प्राइस क्या होगी, 50,000 रुपए की, तो इसको पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये भाई ये मशीन आई है। फिर इसके बाद में इसको मेजर किया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफाई करना। अगर मशीन आ रही है किसी भी कंपनी में तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि एक मशीन आई है। फिर उसके बाद में उसको मेजर किया जाएगा, मतलब कितने रुपए की आई, 50,000 रुपए की आई। फिर इसका लिखा जाएगा, कहीं ना कहीं अभिलेख बनाया जाएगा, मतलब इसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, भाई ये मशीन जो आई है वो कितने की आई है, 50,000 रुपए की आई है। फिर इसके बाद में जरूरी नहीं कि कंपनी में केवल एक मशीन ही आ रही है, हो सकता है कंपनी में बहुत से वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी दी जा रही हो सकता है कंपनी में जो बिजली यूज हो रही हो तो उसका भी बिल आ रहा हो सकता है कंपनी कहीं किराए पर हो, फैक्ट्री कहीं किराए पर हो तो उसका किराया देना पड़ रहा हो, रेंट देना पड़ रहा हो। तो इन सभी चीजों को लास्ट में क्या किया जाता है, इसके बाद में रिकॉर्ड करने के बाद में इसको वर्गीकृत किया जाता है कि आखिर कहाँ कहाँ पर रुपया जो कंपनी का वो खर्च हो रहा है। तो जो थर्ड ऑप्शन मतलब फोर्थ नंबर पर स्टेज आती है वो क्या आती है, क्लासिफिकेशन करना यानी वर्गीकृत करना। क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफाई करना या वर्गीकृत करना। अब जब वर्गीकृत हो रहा है, वर्गीकृत हो गया तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के द्वारा जो मशीन आ रही है या फिर जो भी उसकी कॉस्ट लग रही है, लेबर कॉस्ट लग रही है या फिर कहीं बिजली का बिल जा रहा है, रेंट जा रहा है, इन सबको प्रॉपर तरीके से लिखा जाए। इनकी एक समरी बनाकर तैयार किया जाता है, इनका एक सारांश बनाकर तैयार किया जाता है। क्या बनाकर तैयार किया जाता है भाई, सारांश बनाकर तैयार किया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, समराइज करना। इसे हम क्या बोलेंगे, समराइज के। क्लासिफिकेशन के बाद क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है। और समराइज करने के बाद में, समरी बनाने के बाद में, सारांश बनाने के बाद में, यानी हम इसको संपेक्षण भी कहीं कहीं पर, संक्षेपण भी लिखा होगा कहीं कहीं पर, क्या लिखा होगा, संक्षेपण यानी संक्षेप में लिखना, संक्षेपण। इसके बाद में इसमें क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है यानी विश्लेषण किया जाता है। इसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। देखिए संक्षेपण, विश्लेषण बहुत ही मतलब कठिन और अजीब से शब्द होंगे हिंदी में, इसीलिए आप कोशिश करिएगा इंग्लिश में याद करने का। एनालिसिस करने के बाद में उसका जो रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट चेक किया जाता है, मतलब परिणाम देखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन करना। दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है, संप्रेषण बोला जाता है। और ये जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसमें क्या दिखाया जाता है, उसमें बैलेंस शीट दिखाई जाती है।
और बैलेंस शीट के माध्यम से हमें पता चलता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, क्या कंपनी बराबर चल रही है, इक्वल मार्जिन में चल रही है, लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है। तो उसी के माध्यम से क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर उनके जो शेयर है वो शेयर खरीदते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के काम क्या क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो क्या होता है कि व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाना, मतलब जो रिकॉर्ड्स हैं उनको व्यवस्थित करना, अभिलेखों को व्यवस्थित तरीके से रखना, व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाना। दूसरा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। तीसरा काम है कानून के अनुसार रिपोर्टिंग करना, वित्तीय जानकारी दूसरों तक पहुंचाना, मैनेजमेंट को निर्णय लेने में मदद करना। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है या फंक्शंस हैं जो अकाउंटिंग के होते हैं। यहाँ पर एक तीसरा नंबर दिया गया है कानून के अनुसार रिपोर्टिंग करना। इसका मतलब क्या है, देखिए बैलेंस शीट के माध्यम से ही तो पता चल रहा है भाई कितना आयकर आ रहा है, आयकर रिटर्न कितना हो रहा है, या फिर बिक्री कर, सेल्स टैक्स वगैरह ये सब टैक्सेस कितने जा रहे हैं, डिडक्शन मतलब ओवरऑल डिडक्शन कितनी हो रही है। अगर कंपनी की एक्स्ट्रा डिडक्शन होती है तो वो रिटर्न भी तो आता है ना सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार क्या है उतना ही टैक्स लेगी जितना उसका बन रहा होगा, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं ले सकती है। तो उसी के लिए अगर एक्स्ट्रा टैक्स सरकार के पास पहुंच रहा है तो उसके डिडक्शन, उसको रिटर्न करने के लिए आईटीआर फाइल किया जाता है। तो इसी से संबंधित क्या होता है, कानून के अनुसार रिपोर्टिंग करना भी ये अकाउंटिंग के लिए ही आता, तभी तो बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है। देखिए जीएसटी भी फाइल होती है, क्योंकि जीएसटी से जो व्यापारी वर्ग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वो क्या है उनके पास बहुत ज्यादा वो सरकार को जीएसटी भेजते हैं, अन्य टैक्सेस भी देते हैं। तो अगर ओवरऑल टैक्सेस देखा जाता है कि कितना टैक्स सरकार के पास पहुंच गया है, अगर एक्स्ट्रा टैक्स पहुंचा है, मतलब अगर उसके पास 20% जाना चाहिए वो 20% से ज्यादा पहुंच गया है, 22% पहुंच गया, 23% या 30% पहुंच गया, तो जितना भी एक्स्ट्रा पहुंचता है वो वापस आ जाता है, रिटर्न आ जाता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस क्या क्या है, इसकी अकाउंटिंग की सीमाएं क्या क्या हैं। तो पूरी तरह से सटीक नहीं होती हैं, कभी कभी अवास्तविक जानकारी भी देती हैं, गुणात्मक पहलुओं जैसे कर्मचारी का मनोबल, ब्रांड वैल्यू, इनको नजरअंदाज करती हैं, कीमतों में बदलाव जैसे महंगाई और मुद्रास्फीति को भी शामिल नहीं करती ये चीजें। इसके बाद में कभी कभी कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए विंडो ड्रेसिंग भी होता है, मतलब विंडो ड्रेसिंग भी हो सकता है कंपनी को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, मतलब उसको अच्छा मार्जिन देने दिखाने के, उसका मार्जिन अच्छा दिखाया जाता है कंपनी को। इसके बाद में हम बात करते हैं अकाउंटिंग की शाखाएं, ब्रांचेस क्या क्या है इसकी। तो सबसे पहली जो ब्रांचेस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आता है, बैलेंस शीट को लाभ हानि खाता बनाना इसका काम होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग वस्तुओं और सेवाओं की लागत निकालना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधन को निर्णय लेने की जानकारी देना, प्रबंधन कैसे निर्णय ले रहा है, क्या क्या चीजों का निर्णय ले रहा है, तो इन सब की जानकारी देना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी कॉस्ट क्या क्या आ रही है, इन सभी चीजों को देखा जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा जाता है बैलेंस शीट में लाभ और हानि खाता, मतलब कितना लाभ हो रहा है या कितना हानि हो रही है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। और आज के इस सेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग सिस्टम्स, यानी सिस्टम्स क्या क्या है, इसकी प्रणाली क्या क्या है। तो इसकी दो प्रणाली देखने को मिलती है, एक तो डबल एंट्री और एक होती है सिंगल एंट्री। डबल एंट्री क्या होता है, जहां हर लेन देन का डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा जाता है, मतलब जहां पर लिखा जाएगा डेबिट भी लिखा जाएगा, जिसे हम डीआर और सीआर, डेबिट भी लिखा जाएगा और क्रेडिट भी लिखा जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डीआर और सीआर, सीआर तो ठीक है, डीआर का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको हम चेक कर लेंगे बाद में, कल के लेक्चर में बता देंगे। अकाउंट में तो आपने देखा होगा ना कि अकाउंट में किस प्रकार से होता है, अकाउंट में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है, दिख नहीं रहा है। हाँ चलिए इसको हम बता देंगे, कल के लेक्चर में बता देंगे। देखिए जहां पर डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जहां पर दोनों चीजें, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, मतलब डेबिट हो या क्रेडिट हो, दोनों चीजों को लिखा जाएगा। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में अगर कोई कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी में अगर कोई भी बस मतलब कोई खर्चा हो रहा है, मतलब कंपनी के खाते से कहीं जा रहा है, डेबिट हो रहा है, तो उसको भी लिखा जाएगा। कंपनी के खाते में कहीं से आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो उसको भी लिखा जाएगा। इसमें क्या है, इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं इसको। इसके बाद में सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसमें जो भी लेन देन होगा उसको पूरा नहीं लिखा जाता है, इसमें कुछ ही जानकारी दर्ज की जाती है, मतलब सिंगल चीजें लिखी जाती हैं, या तो डेबिट लिखा जाएगा या तो क्रेडिट लिखा जाएगा, केवल सिंगल जानकारी ही लिखी जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग के सिस्टम। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी अकाउंटिंग के सिद्धांत क्या क्या है,
इनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में अगला लेक्चर के बाद में जो हमारा उसके बाद में लेक्चर आएगा मूल अकाउंटिंग शब्दावलियां, या तो फिर हम इसी को हम अगले लेक्चर में ही लेक्चर नंबर 3 में ही इन दोनों चैप्टर को कवर कर लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं। इसके बाद में डेबिट क्रेडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमारा जो कल के लेक्चर का प्लानिंग है वो क्या क्या है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमसे एग्जाम वेब पर जुड़ सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि ये भाई पीडीएफ बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाई गई है। तो ये पीडीएफ जो है वो पैड है। वो कैसी है, पैड है। यानी आपको कितने रुपए देने होंगे, आपको मात्र 149 रुपए देने होंगे। 149 रुपए में आपको कंप्लीट स्पेशल सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएंगी। यहाँ पर केवल अकाउंटिंग की बात नहीं हो रही है, जो भी हमारे स्पेशल सब्जेक्ट है, स्पेशल सब्जेक्ट कौन कौन से, एक तो है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। तो ये सारी चीजें आपको मात्र 149 रुपए में मिलने वाली हैं। या फिर आप 449 वाला जो 404 का ये कोर्स है, इसको परचेज कर लिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इन स्पेशल सब्जेक्ट की पीडीएफ के साथ साथ में एक ई बुक मिलेगी, जिसमें कंपाइलेशन होगा, कंप्लीट स्पेशल सब्जेक्ट के पीडीएफ का कंपाइलेशन होगा। साथ में बेस्ट 500 एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं। बेस्ट 500 एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ भी इसमें इसके अंतर्गत मिल जाएंगी। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर डील रहेगी आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें, क्योंकि समय कम बचा है और तैयारी को आप बहुत ही बेहतर आयाम दीजिएगा।